नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आमने सामने में हम वैसे व्यक्तित्व को बुलाते हैं जो झारखंड के सत्ता के गलियारे पे जिनकी धमक रहती है, जो खबरों में रहते हैं, लेकिन उन खबरों के पीछे भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वैसे व्यक्ति का क्या यात्रा रही, उनकी क्या जीवन के क्या संघर्ष रहे। उन तमाम पहलुओं पे हम बात करते हैं और बात करते हैं उनके विज़न को लेके कि आखिर झारखंड को लेके उनका क्या विज़न है। इस कार्यक्रम में आज हमारे ख़ास मेहमान हैं रमेश घोलप साहब। हम उनका स्वागत करेंगे। आईएएस हैं और अभी विशेष सचिव है पीएचडी डिपार्टमेंट में और डायरेक्टर जल जीवन मिशन है, मतलब महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा घोलप साहब कई जिलों के जो है वो जिलाधिकारी भी रह चुके हैं और इनका बहुत बढ़िया कैरियर है। घोलप साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि आप आज एक महत्वपूर्ण पद पे हैं। कई जिलों में आपने काम किया और आपको हीरो के रूप में लोग लेते हैं। या कोडरमा की बात करूं या गरबा की बात करूं, चतरा की बात करूं, तो हर जिले में आप गए तो आपके तबादले के बाद लोग जो हैं वो दुखी हुए कि अरे एक अच्छा डीसी थे, काम कर रहे थे, वो चले जा रहे हैं। तो इतनी लोकप्रियता है आपकी, लेकिन कोई एक दिन में ये बात नहीं हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जीवन यात्रा आपकी वो कैसी रही, कैसे रमेश घोलप महाराष्ट्र से झारखंड तक का सफ़र, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि आज के समय में जो भी लोग जिस भी क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचते हैं वो हर एक व्यक्ति का संघर्ष है और मैं भी इससे अलग नहीं हूं। महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में बार्शी करके ब्लॉक है, वहां पे महागांव नाव के गांव में मेरा जन्म हुआ था। विस्थापित गांव है, लगभग 1500 का आबादी है उस गांव का। और उस गांव में मेरी माँ जो है वो पहले मजदूरी करती थी, पिताजी साइकिल के दुकान में पहले रिपेयरिंग का काम करते थे। बाद में अपनी साइकिल की दुकान भी उन्होंने शुरू की, बट शराब की आदत लगने के कारण उनको वो साइकिल की दुकान जो है बेचनी पड़ी। और उसके बाद माँ ने घर चलाने के लिए चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू किया। तो उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मतलब सरकारी एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें तो पहली से लेकर 4वीं कक्षा तक गांव में ही पढ़ा मैं, सरकारी स्कूल में। उसके बाद 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक की भी जो पढ़ाई है मेरी, वो भी मेरे जो मामा का गांव था, पंचायत ही है, वहाँ पे हुई। और उसके बाद डिप्लोमा किया था मैंने एजुकेशन में और ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। वो दोनों पढ़ाई मेरे ब्लॉक पे हुई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा दूर जाकर अगर कहीं पढ़ाई की है तो वो मेरा ब्लॉक है। अच्छा। और अधिकतर पढ़ाई मैंने सरकारी स्कूल से की है। तो एक सामान्य परिवार से, जिस जैसे हालात मुझे लगता है झारखंड में भी गांव देहात में कई बच्चों के होते हैं, उसी परिवार से आगे बढ़कर मैंने आज यहाँ तक का सफ़र पूरा किया है। तो ये आप बता रहे हैं कि आपकी जो अधिकतम दूरी है वो ब्लॉक तक थी, सारे सरकारी स्कूल थे, लेकिन ये मन में विचार कब आया कि मुझे भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना या है प्रशासनिक सेवा में ही जाना था या पुलिस सेवा में जाना था? मतलब कैसे ये विचार मन में कैसे आया? देखिए, अट्रैक्शन तो था। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि मेरा गांव जो है वो विस्थापित था। और एक इंसिडेंस मुझे आज भी याद है कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और किसी ने कहा कि डैम पर कलेक्टर आए हैं। अच्छा। तो सारे बच्चे वो बैट बॉल छोड़ के भागते हुए गए थे, उनको देखना था कि कलेक्टर कैसे होता है। तो उस गांव से था। और जब मेरा 12th चल रहा था और 12th में 1 महीना पहले फाइनल एग्ज़ाम के मेरे फादर की डेथ हो गई। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे अच्छा स्कोर था, मतलब मैं साइंस में पढ़ रहा था और मुझे 88.50% मार्क्स थे उस समय। और मेरा ग्रुपिंग जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो 94% था। तो जनरली उस बैकग्राउंड के जो लोग थे या स्टूडेंट्स होते थे वो मेडिकल इंजीनियरिंग में जाते थे। लेकिन मेरे घर की जो स्थिति थी, जब ये रिज़ल्ट आया और घर में बैठे माँ थी, मेरा भाई था और कुछ जो रिश्तेदार थे, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई तुम कम खर्चे में कम समय में जो पढ़ाई करने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी वो पढ़ाई करो। तो इस तरह से मैंने डिप्लोमा किया। तो वो जो समय है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं
मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं डिप्लोमा करूं। शिक्षक आप बनना नहीं चाहते थे? मतलब वो बेसिकली हालात के कारण लिया हुआ डिसीजन था। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जहां पे हूं उसमें उन 2-2.5 साल का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपने पूछा कि मुझे आईएएस बनना है, वो उस समय मेरे जहन में आया क्योंकि मैं काफ़ी सोशली एक्टिव रहता था। मैं नेहरू युवा मंडल का अध्यक्ष था, गणेश मंडल का अध्यक्ष था, स्टूडेंट एसोसिएशन पे काम करता था, डिफरेंट जो मतलब एग्जामिनेशंस होते कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें जाता था, इलोक्यूशन हो चाहे पोएट्री हो। तो उस समय मैंने समाज को बहुत नज़दीक से देखा और जो मेरा उस समय का लिमिटेड एक्सपीरियंस था, हमको ऐसे लगता था कि यार लोगों के लिए कुछ करना है तो आइदर पॉलिटिक्स में आप कहीं अच्छी जगह पर रहो या फिर प्रशासन में अधिकारी हो। क्योंकि जब हम लोग कोई आंदोलन करते थे और ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार के पास जाते थे, तहसीलदार अंचल अधिकारी को बोलता हम लोग यहाँ, तो हमको लगता था कि अगर हम तहसीलदार होते तो ये काम करते। अब नहीं पता था कि उसमें तहसीलदार के क्या लिमिटेशंस है, पावर्स है, बट वो सोच था। क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमको लगती है कि आदमी को खुद का सेटिस्फैक्शन होता है कि आपको किस बात में खुशी मिलती है। और वो मैंने उस 2-2.5 साल में महसूस किया कि मैं अगर किसी के लिए काम करता हूँ और वो लोग अगर मेरे कारण खुश होते हैं तो हमको अच्छा लगता था। तो उस समय हमने ये डिसाइड किया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। और मेरा जब डीएड कंप्लीट हुआ, आई रिमेंबर मैं टीचर बन गया था, सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहा था और मैं ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था। और उस समय मैं पुणे आया फर्स्ट टाइम 2009 के सितंबर में, और ये सोच के कि मुझे तहसीलदार बनना है क्योंकि वही अफसर था जिसको बहुत नज़दीक से देखा था। बाकी तो कलेक्टर या वो तो उतना था नहीं कि उनको देख सके। बट वहाँ मेरे फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे बारे में हम लोगों ने यहाँ बहुत कुछ बोल के रखा है, तो तुम ये मत बोलना कि तहसीलदार के एग्ज़ाम देने के लिए आए हो, तुम ये बोलो कि कलेक्टर के एग्ज़ाम देने के लिए। तो मतलब उस तरह से मैंने डिसाइड किया 2009 के सितंबर में कि मैं कलेक्टर बनूंगा, और उसके लिए फिर यूपीएससी होती है और वो सब आगे की कहानी है फिर जो मैंने प्रिपेयर किया। मतलब लेकिन आपके जो उस कैरियर ग्राफ को देखा जाए, मतलब आप शुरुआती तो आप कोई उस तरह के नहीं, आप बहुत अच्छा नंबर लाते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वैसे पढ़ाकू लड़का और वो हमेशा घर में बंद रहने वाला। आपने लाइफ को एंजॉय भी किया। मतलब लाइफ में एंजॉय किया, और मतलब जितने संघर्ष झेले हैं ना, मैंने कभी संघर्ष को भी निगेटिविटी से नहीं देखा। हम एंजॉय करते थे कि हम ठीक है, मतलब क्योंकि मेरे अपने लाइफ से जो मुझे लगता है कि आदमी को अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो नेचुरल है कि आपको स्ट्रगल करना है, और स्ट्रगल करना है तो आपको कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए। तो मेरा अपना मानना है अपने लाइफ से कि ज़िंदगी में आपके अगर हालात ख़राब है तो उससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है। अगर आपको पता है एग्जैक्टली कि भाई इसको चेंज करना है तो मुझे लड़ना होगा, मुझे पढ़ना होगा, तो वो मेरे लाइफ का मोटिवेशन था। और जैसे आपने कहा, मैंने सारी चीज़ें की हैं। मतलब स्कूल के दिन हमको याद आते हैं, सबसे अगर 2-4 बच्चे जो बदमाश बोलते थे उसमें भी हम रहते थे, और स्कूल में सारे एग्जाम मतलब कॉम्पिटिशन्स होते सब में पार्टिसिपेट करते थे, सोशल वर्क में थे। तो मतलब आई ट्राइड कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ बाकी भी, या फिर मतलब मेरे सिलेक्शन के बाद भी मैं गांव के क्रिकेट की टीम लेके हम लोग टूर्नामेंट्स में खेलने जाते थे। तो सारी चीज़ें की है जो लाइफ जो जीना चाहिए हर पल मैंने एंजॉय किया है। और शायद इसी वजह से आपको ज़िंदगी हमेशा देते रही। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो यूपीएससी का आपने एग्ज़ाम दिया, तो ये पहली दफ़ा आप पास हुए, क्या उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए 2009 में जब मैंने शुरुआत किया तो उस समय मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था। मेरा 3rd ईयर चल रहा था, और उस समय 2010 का जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें मैं फ़ेल कर गया था। मतलब वो प्रीलिम्स फेल हुआ, जबकि वो एग्ज़ाम थी जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी लाइफ में। अदरवाइज़ मेरा ये था कि मैं जैसे मैं डिप्लोमा किया एजुकेशन में, मेरे कॉलेज में मैं सबसे ज़्यादा क्लास बंक करने वाला स्टूडेंट था। तो क्योंकि मैं बहुत सारे कंपटीशन करते घूमता था, माँ को हेल्प हो जाती थी, उससे जो पैसे वगैरह मिलते थे, सोशल वर्क करता था। लेकिन एग्ज़ाम्स के पहले 1 महीना पढ़ाई करो और रिजल्ट में आप टॉप 3 में रहते थे। बट इसमें बहुत पढ़ाई किया, फेल कर गया, और उसमें फिर पुणे भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि पुणे में मैं पढ़ाई कर रहा था और हर मंथ में कम से कम 3,000 रुपये लगता है। अब आपको एटलीस्ट मेस का खर्चा है और रूम रेंट है, तो वो तो 3,000 लगने हैं। और माँ उस समय दूसरों के खेत में काम पे जाती थी। उस समय 60 से लेकर 80 रुपये के बीच में मजदूरी रहती थी दिन भर की। तो वो 300 दिन काम करेगी तब भी 3,000 रुपये नहीं आएंगे। तो रिश्तेदार थे, फ्रेंड्स थे, लेकिन कितने दिन करेगा लोग। तो उस समय मुझे पुणे छोड़ना पड़ा। मैं शोलापुर में जाके रहा, फिर मेरे मामा का बेटा पढ़ाई करता था,
और फिर वहाँ से वो फिर अलग कहानी है। फिर गांव में चुनाव लगा, माँ को चुनाव में खड़ा किया मैंने, फिर सब छोड़ दिया ये। फिर गांव चले गए और पार्टी खड़ा कर दी मुखिया चुनाव के लिए, तो उसमें चुनाव लड़ाया उसको, और उसमें वो 23 अक्टूबर 2010 हमको वो दिन आज भी याद है, जो मैंने अपने जीवन संघर्ष पे किताब लिखी। उसमें मैंने कहा है कि वो दिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो साल था जिस साल में मैंने प्रिपरेशन की थी बहुत जी जान लगा के, वो प्रीलिम्स फेल कर गया, पुणे छोड़ना पड़ा। वो एक नेगेटिविटी थी कि एक सपना लेके पुणे गए थे कि भाई मैं अफसर बनूंगा, तो वो हालात के कारण छोड़ना पड़ा। फिर इधर नसीब आजमाया माँ को खड़ा करके, तो उसमें हार गया। तो लोग ये कहता है कि अगर बार बार आपको अगर फेल्योर आता है तो आप बहुत इधर निराश हो के आप लड़ना छोड़ देते हैं या बहुत कुछ बड़ा करने की सोचते हैं। तो वो 23 अक्टूबर का दिन था जिस समय हम लोग पूरा रैली की तैयारी करके गए हैं, और हमारे 7 सीट इंक्लूडिंग माँ जो है चुनाव में, वो 7 हार गए। आपकी अपनी पार्टी थी? अपनी मतलब पार्टी थी, उसमें एक दो तीन लोग जो थे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बहुत सारा सोशल वर्क किया था गाँव में। तो आइडियोलॉजिकल थे कि भाई इतना किया है, मतलब उस गांव में, मेरा गांव झगड़े के लिए बहुत फेमस था। मतलब अभी भी पिछले साल 50 लोगों के आसपास लोगों पर केस हुआ होगा। तो उस गांव में पहली बार एक गांव एक गणपति मैंने किया। पहला ब्लड डोनेशन कैंप मैंने करवाया था जब मैं नेहरू युवा मंडल का अध्यक्ष था। तो आइडियोलॉजिकल था कि नहीं लोग करेंगे वोट, बट पार्टी हार गई उस दिन, माँ भी हारी। तो उस दिन इमोशन में गाँव में भाषण दिया मैंने, एंड देन आई सेड कि भाई अब आज नहीं रैली निकाल पाए, अब उस दिन निकालेंगे जिस दिन अफसर बनेंगे। और आज गांव से बाहर जा रहा हूँ, उसी दिन आऊँगा जब अफसर बनूंगा और रैली के साथ आऊँगा। तो उसके बाद फिर पुणे और मुंबई में सरकार की इंस्टीट्यूशन थी जिसमें मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्ट हुआ, और सरकार फिर स्पॉन्सर करती थी, रहना खाना पीना स्टाइपेंड देती थी। तो वहाँ रह के पढ़ाई की, और फिर मैंने ये दोनों एग्ज़ाम क्रैक की, MPSC और UPSC दोनों। अच्छा, अब दोनों एग्जाम, मतलब MPSC का मैं रिकॉर्ड ब्रेक स्कोर के साथ टॉपर था। मतलब वो उस स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम का। तो ये पूरी बात से ही समझ आता है कि दृढ़ निश्चय जी बिल्कुल जो है वो आप बिल्कुल, मतलब मैं अपने लाइफ का ये रखा है कि जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैं 100% वो दिखता भी है। कई आपको हम लोग जो भी निजी तौर पे आपको जानते हैं वो इस बात को जानते हैं। लेकिन जब आपका चुनाव हुआ तो कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ झारखंड, तो पहले तो हर आदमी की इच्छा होती है कि अपना होम स्टेट मिल जाए, लेकिन आपको झारखंड मिला। उसके बाद की कोई कहानी बताइए, कैसे आप यहाँ पे, कैसे आपने एडजस्ट किया? नहीं देखिए, शुरुआत तो रहता है, और मैं तो मतलब सोशली और गांव के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। तो हर किसी को होता है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन आपका IAS में हो जाता है तब भी आप बेसिकली स्टूडेंट वाला ही फेज होता है वो, कि आप जस्ट सिलेक्ट हुए हैं। तो वो तो था, क्योंकि मेरा सेम टाइम पे स्टेट सर्विस में भी सिलेक्शन हुआ था, उसमें भी क्लास 1 पोस्ट था। तो मन में वो द्विधा अवस्था तो थी ही कि UPSC करे कि MPSC ज्वाइन करे। बट पिछले 13 साल की जो कहानी है, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फैक्शन है कि जिस सोच के साथ मैं सर्विस में आया था, क्योंकि मैं हमेशा स्पीच में भी कहता आ रहा हूँ कि लोगों के लिए काम करने का जो जुनून है वही मेरी मोटिवेशन है इस सर्विस में आने की, और आखिरी दम तक मैं उस मोटिवेशन के साथ कभी बेईमानी नहीं करूँगा। तो वो 13 साल जो है यहाँ जो मुझे मौका मिला इस सर्विस के कारण लोगों की सेवा करने का, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। कई सारी कहानियाँ हैं जिसको लाइफ टाइम हम अपने मन में रखें। एक कहानी तो छूट गई बीच में कि जब आप जीत के आए, UPSC फतह करके, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन को फतह करके, तब क्या गांव में रैली निकाला आपने? बिल्कुल। क्या उस समय जो लोग आपको चुनाव में नकार दिए थे, या कई लोग शक करते होंगे ये तो नेता आदमी है, क्या करेगा, तो क्या चेंजेस आए? बिल्कुल, देखिए उसमें 2-3 इंसिडेंट्स थे बीच में। एक तो वो चुनाव हार गया था, उसके बाद जो मुझे सरकारी नौकरी मिली थी उसका मैंने रिजाइन कर दिया। मतलब टीचर की नौकरी थी। अब सोचिए उस घर में जहाँ माँ 60-70 रुपए में मजदूरी पे जाती है, मेरा भाई जो था वो बेरोजगार था, खुद का घर नहीं था हम लोगों का। हम लोग, मेरी मौसेरी बहन थी, उसका इंदिरा आवास के जो 2 रूम्स थे उसमें एक रूम में मैं, मेरी माँ और भाई रहते थे। आधा एकड़ ज़मीन नहीं है, और उसमें सरकारी नौकरी लगी हुई मैंने रिज़ाइन कर दिया। वो जो स्वयं श्रीवास्तव की 4 लाइन्स है कि मुझको न रोकिए न ये नजर आने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है मुझे जाने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो मुझे अपने आजमाने दीजिए। तो उस सोच से वो रिज़ाइन करके चला गया था। तो लोग तो ऑब्वियसली होंगे, लोगों को लगता होगा कि यार ये पागल हो गया है। मतलब कई लोगों ने पीठ पीछे कहा होगा, कहानी की होगी कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। लेकिन देखिए, आदमी सक्सेस ना 2 बार, एक बार विजुअलाइज करता है माइंड में,
तो मैं वो स्टूडेंट था, क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारे मराठी स्पीचेस मेरे अभी भी अवेलेबल होंगे। तो मैंने मेरे सिलेक्शन से पहले हम लोगों ने, मतलब मैं अप्रैल में 20 अप्रैल के आसपास इंटरव्यू हुआ यूपीएससी का, और मार्च में इंटरव्यू हुआ था स्टेट सर्विस का। तो दिल्ली से जब मैं आया था तो हम लोगों ने मेरे ब्लॉक पे गया था, क्योंकि गांव नहीं जाता था, तो लड़कों को ब्लॉक में बुलाया और एक बैठक की थी। उसका विषय था कि रैली कैसे निकालेंगे। तो उस समय भी लोगों को लगता होगा कि आपके थे बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय पे और फ्लैक्स वगैरह पूरा बनाया, जिसमें बचपन से लेके जितनी सारे मैंने कंपटीशन में हमको प्राइज वगैरह सारे फोटो लगाए थे उस पर, और एक सेंटेंस भी सोच के रखा था, वो अभी किताब में भी है मेरे 4 लाइन, मतलब उसका हिंदी ट्रांसलेशन उस लाइन पे है कि जीतने के इरादे से जिस दिन गांव छोड़ा था, सक्सेस की ओर पहला कदम तभी पड़ा था। तो वो लिख के वो पूरा ये करके आया और लिखा कि यूपीएससी का भी आने वाला है, एमपीएससी का भी आने वाला है, तो जिसका पहले आएगा रिजल्ट सिर्फ उतना लिखना है उसमें, यूपीएससी है एमपीएससी। तो वो कॉन्फिडेंस था, और मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस हार्ड वर्क के कारण था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बहुत मेहनत की थी, प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत की थी, और उसका नतीजा मिलना था। लेकिन अब तो उसके बाद से तो कई लोग, कई रिश्तेदार पैदा हो गए होंगे, कई समर्थक पैदा हो गए। अब ये मुझे कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, तो एक मतलब महाराष्ट्र के एक नेता बता रहे थे कि मेरे इलाके का एक आदमी है आपके यहाँ। तो अब तो इस तरह के बहुत सारे रिश्तेदार बन जाते हैं। रिश्तेदार, और वो नेचुरल है। देखिए, आप देखते होंगे कि जो फेलियर होता है वो अलोन होता है आदमी उसमें, और जब आप जीत जाते हैं तो सब कोई चाहता है आपको उनके साथ कनेक्ट कराना। और मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करते तो लोग भी आपको जय जयकार नहीं करेंगे आपकी। और वो एक मोटिवेशन भी है आपको कि भाई आपको लोग चाहने हैं, लगता है तो आपको भी मेहनत करना होगा। तो है आजकल, और मैंने भी प्रयास किया। देखिए, मेरे सिलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में मैंने 600-700 से ज़्यादा प्रोग्राम किए स्टूडेंट्स के लिए, बड़े वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, जिसमें क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, और जो 7-8 चीज़ें थी जो लोग बोलता था किसी को आईएएस बनना है, क्लास 1 ऑफिसर बनना है, तो होने जो उसमें मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैं फिर बाद में जाके सब जगह पे बताता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें। देखिए, आप अगर स्ट्रक्चरली आप भी अगर उस फेज से गुजरे होंगे, तो लोग कहता था कि माँ बाप पढ़े लिखे होने चाहिए। तो मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, पिताजी 4-5 कक्षा तक पढ़े थे। आपका अमीर घर में जन्म होना चाहिए, तो मेरा उस क्राइटेरिया में भी मैं नहीं था। फिर लोग बोलता था कि इंग्लिश मीडियम में आपका पढ़ाई होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, मेरा वो भी नहीं था। फिर कहता था कि बहुत बचपन से प्रिपरेशन शुरू करते हैं माँ बाप, आईएएस बनाना है तो 5वीं-6ठी कक्षा से। तो मैं तो 2009 में मैंने बताया आपको कि मैंने कैसे शुरू किया। फिर हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुणे, मुंबई जैसी जगहों पे आपको अच्छे कॉलेजेस में ग्रेजुएशन करना चाहिए। महाराष्ट्र का मैं पहला विद्यार्थी हूँ जो ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके आईएएस बना। मैं यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी का पहला आईएएस हूँ, तो उसमें भी मैं नहीं था। फिर लोग कहता था आपको 4-5 साल तो प्रिपरेशन करना पड़ता है, मैंने हार्डली 1.5 साल किया। फिर जैसे यहाँ मिथ है, वहाँ भी था कि आपको यूपीएससी करना है तो दिल्ली जाना ही पड़ता है। मैं पहली बार इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया। फिर आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, मैं उतना कंफर्टेबल था ही नहीं। मैंने इंटरव्यू में भी मतलब इंग्लिश में शुरू किया, फिर हिंदी में शिफ्ट हुआ, हिंदी में भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी मिक्स, मतलब वो लैंग्वेज वाला भी एस्पेक्ट नहीं था। और फिर लोग कहता था कि भाई मैनेज होती है चीज़ें, वो भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे ये लगा कि मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनको ये लगता होगा कि ये हमारे बस की बात नहीं। मतलब ये नहीं कि सबको अफसर बनना है, लेकिन आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, और आज के समय में आपके पास अगर मेहनत करने का अगर वो जुनून है, टैलेंट है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बताने के इरादे से मैंने वो फिर महाराष्ट्र घूमा मैं पूरा, और लोगों को जागरूक। मेहनत का कोई विकल्प हो नहीं सकता। और आप सब कुछ करते, जैसे आप सब कुछ करते हुए आपने मेहनत की, ऐसा नहीं है कि केवल सारा बंद कर दिया और घर में उस टाइप। आपने लाइफ जीवन में भी आनंद लिया, संघर्ष के बाद भी, और अपना काम भी किया। झारखंड में आने का क्या अनुभव हुआ? देखिए, अब तो खैर 13 साल में बहुत सारी जगह पे काम कर चुके हैं, और स्पेशली फील्ड पे काम करते हैं। क्योंकि पहली बार हमको याद है जब मैं डीसी बना था, और उस समय माँ आई थी ऑफिस में, तो वो बोली थी कि देखो हमारे जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, तो तुम उनकी सुन लिया करो पहले। तो वो प्रयास किया है। देखिए, राइट फ्रॉम आई रिमेम्बर खूंटी में मैं एसडीओ था, हम लोग प्रशासन आपके द्वार चलाते थे गांव देहात में जाके, और वहाँ हम लोग 3 घंटे में पेंशन सैंक्शन कराते। उस समय एसडीओ सैंक्शन कराता था, और उस समय खूंटी में हमको पेंशन वाले साहब बोलता था लोग, कि भाई ये पेंशन वाले साहब है। क्योंकि आई रिमेम्बर मुरहू में एक स्कूल में मैं लेक्चर के लिए गया था, यहाँ रुकना नहीं नाम से था, और एक स्कूल वो जो बाहर था, मुरहू ब्लॉक से 7-8 किलोमीटर बाहर था,
और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो निकलते समय कुछ बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो मेरी आदत है कि मैं कभी लोग दिखता है तो उतर के पूछता हूँ, बात करता हूँ। तो मैंने पूछा है कि क्यों आप लोग यहाँ पे आए हैं? तो उन्होंने कहा कि बाबू हमको पता चला है कि यहाँ पेंशन देने वाला साहब आने वाला है। मतलब उस स्कूल में जो मेरा प्रोग्राम था उसकी जो पब्लिसिटी हुई होगी तो उनको पता, क्योंकि उस समय हम लोग गांव में गाड़ियाँ छोड़ के जनता दरबार लगा के सारे सीओ से लेके आधार, पेंशन, डॉक्टर, बैंक अकाउंट वाले सारे लोगों को बिठा के हम लोगों को फैसिलिटेट करते थे और पेंशन सैंक्शन कराते थे। तो वो चीज़ें मैंने बाकी जगह पे भी की है, चाहे गढ़वा हो, चाहे सरायकेला हो, कोडरमा में कोविड के टाइम पे जो हम लोगों ने प्रयास किया सरकार के डायरेक्शन के आलोक में, या अभी चतरा में जो हम लोग थे वहाँ पे, तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और वो सेटिस्फैक्शन है कि जिस सोच से आए थे उस सोच के अनुसार यहाँ पे मतलब मौका भी मिला उस सोच के अनुसार काम। मतलब आप जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र और झारखंड की अगर बात करें तो क्या बेसिक अंतर आपको लगता है? देखिए, सेक्टर वाइज देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ें तो है ही। मतलब एग्रीकल्चर, जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही बहुत डिफरेंट है, क्रॉप पैटर्न से लेके आपका मल्टी क्रॉपिंग का पैटर्न, इरिगेशन, क्योंकि प्लेन लैंड है, फर्टाइल लैंड है बहुत सारा। तो क्योंकि जैसे मेरे गांव के देखिएगा तो मतलब अगल बगल के गांव में सैकड़ों एकड़ से लोग अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड है। एजुकेशन के फील्ड में भी मतलब नो डाउट, मतलब टोटल, मतलब चाहे एजुकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, डिफरेंसेस है। और हर एक स्टेट के अपने स्ट्रेंथ भी होते हैं। जैसे इस स्टेट के भी जो नेचुरल रिसोर्सेज की हम लोग बात करते हैं, नेचुरल ब्यूटी जो है यहाँ की, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब लोग अलग है, कल्चर अलग है, कल्चरली डिफरेंट तो है ही। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सारे स्टेट जिस तरह से अपने पेस में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस तरह दोनों स्टेट की भी अपनी प्रायोरिटीज़ है, अपने हिसाब से दोनों स्टेट प्रोग्रेस कर रहे हैं। कई जिलों के आप डीसी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मूल समस्या क्या है और उसके समाधान के लिए आपने जो काम किया, या आपको लगता है कि यहाँ पे और काम होना चाहिए, जो नए अफसर जा रहे हैं, क्या आपको? देखिए, पहली चीज़ हमको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको लोगों को सुनना चाहिए, आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि सारी जगह पे जो मैंने महसूस किया कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, ऐसे नहीं कि स्कीम में कई मेन इश्यूज़ है कि आप उसको किस तरह से डिलीवर करते हैं लोगों को। और अगर आपको सही तरीके से डिलीवर करना है और वो सही तरीके से आपने किया है कि नहीं किया, इसका फीडबैक लेना है, तो उसका सबसे अच्छा रास्ता लोगों से फीडबैक लेना ही है। क्योंकि सरकारी सिस्टम से जब आप रिव्यू करते हैं तो उनका अपना बताने का या एनालिसिस करने का तरीका है। तो जहाँ भी हम रहे हैं, मैंने ये प्रयास किया है कि वो मैसेज हम पहले 1-1.5 महीने में ही क्लियरली देते थे कि इस ज़िले के किसी भी गांव देहात का, किसी भी बस्ती का कोई आदमी अगर उठे और वो डीसी ऑफिस में जाए तो डीसी उसको मिलेगा। और अगर उसका इशू जेन्युइन है तो फिर कोई भी हो सामने, हम प्रयास करते थे कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेन इश्यूज तो वो है कि आपके कोई भी सेक्टर हो, मतलब सोशल डेवलपमेंट या वेलफेयर की स्कीम्स है या एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में, HR के इश्यूज तो देखिए है हर जगह पे है। मतलब जितने टीचर्स चाहिए उसमें कमियां हैं, डॉक्टर्स चाहिए उसमें कमियां हैं। बट कहीं ना कहीं जो है उसमें भी अगर आप सही तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करिएगा, तब भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। लेकिन एक समस्या, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो सुनते थे कि फलना DM साहब हैं, उनका बहुत जलवा है, SP साहब का जलवा, वो निकलते थे लोगों के बीच, कभी निरीक्षण कर लिया, कभी। अब आजकल एक नया चेंज मैं देख रहा हूँ कि अब जो है ना ओरिजिनल बाबू की तरह हो गया, वो सोचते ही 9 से 5 वाला नौकरी। ये क्यों समस्या है? देखिए, वो तो उतना हम ये क्रिटिसाइज नहीं करेंगे उस लाइन पे, मैं अनुभव बता रहा हूँ। बट देखिए, लोग तो जज करते हैं, लोग जज करते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जब आप थे उस समय से अब की भी जो स्थिति है, अब लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है, लोगों को एग्जैक्टली पता है। क्योंकि आज आप कई जगह पे देखेंगे कि आपकी अगर कोई योजना सैंक्शन हुई तो आपके ऑफिसर से पहले लोगों के पास डिटेल्स होता है कि भाई ये योजना है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बड़ी है। लोग चाहता है कि अगर कोई हम कंप्लेंट करें और अगर उसमें बहुत समय में टाइम बाउंड मैनर में उसका डिस्पोजल नहीं होता है तो वरीय पदाधिकारियों को आना चाहिए, वो देखना चाहिए। तो उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो सकता है कमो बेसिक कुछ जगह पे लोग जज करता होगा, लेकिन अधिकतर जगह पे हम लोग देखते हैं कि सरकार भी, क्योंकि रेगुलरली सरकार की भी प्रायोरिटीज़ होती है, ऑफिसर से एक्सपेक्टेशंस होती है, रिव्यू होते हैं, तो वो लोग भी प्रयास करते हैं कि आप फिजिबल, जैसे अभी आप देखेंगे पिछले 5-7 साल के, अब इतनी बार सरकार ने ही खुद भेजा है हर पंचायतों में ऑफिसर्स को।
तो वो तो है, चीज़ें हैं एक्सपेक्टेशन के अनुसार। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ये उसका इनका कहना है कि नहीं अफसर लोगों से मिल रहे हैं। खैर अब आखिरी सवाल मेरा जी कि आपसे जो बातचीत करके लगता है या आपको जितना आपको पढ़ा है हमने कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं रमेश घोलप के अंदर जो है अभी है कि एक लीडर अभी भी जिंदा है, तो क्या आगे कोई प्लानिंग है? देखिए इस इश्यू को लेकर मैंने बहुत क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं। ये मेन जो बॉटम में है ना सारे चीज़ों के मेरे लाइफ के, वो है लोगों से कनेक्ट रहना। अब वो है, अब उसका इंटरप्रिटेशन लोग अपने हिसाब से करता है। देखिए चाहे मैं यहाँ रहूँ जहाँ रहूँ, जैसे यहाँ से मुझे अगर 2-4 दिन का छुट्टी मिलता है ना, तो मुझे मेरे मन में पहला ख्याल ये नहीं आता है कि मैं कहीं बाहर जाके घूम लूँ। मुझे आता है कि चलो मैं जाऊँगा गाँव, वहाँ जाऊँगा और जितना यहाँ है उससे ज़्यादा बिजी वहाँ रह के ज़्यादा सबसे लोगों से कनेक्ट। अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों को ही गाँव ले जाते हैं। जाते। चलिए इनसे जो है बातचीत का जो सिलसिला लगातार चल सकता है। हम किसी दूसरे कार्यक्रम में फिर इन्हें बुलाएंगे, लेकिन आज कार्यक्रम खत्म करने का वक्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश साहब। आपको भी थैंक यू। हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।